हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी मैंने एनएचएम जो लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुई थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जो पिछली बार मैंने सेट नंबर 2 डाला था क्वेश्चन पेपर का, इस बार मैं सेट नंबर 1 को डाल रहा हूँ यहाँ पर कि इस बार की जो एग्ज़ाम है जो 486 पदों पर जो भर्ती हुई थी तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो सेट ए है सभी बता रहे थे काफ़ी टिपिकल पेपर आया था। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं कि सेट ए जो हमारा है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये है कि सूजन की एक अभिव्यक्ति जिसमें अंतराली स्थान में द्रव का स्थानांतरण होता है उसे कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन हमारे सेकंड में भी पूछा गया है, फर्स्ट में भी पूछा गया है, यानी कि जो अगर किसी भी जगह पर सूजन वगैरह आ जाती है तो उस वाले स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सीधी सी बात है उस वाले स्थान को हम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर कि एचआईवी संक्रमण वाले व्यक्ति को मूर्त मार्ग में कंडी संक्रमण हुआ है। ठीक है, जो एचआईवी एड्स वाला जो कोई पेशेंट है उसके जो यूरिनरी का जो सिस्टम है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, वहाँ पर उसको क्या हुआ है, कंडी का इन्फेक्शन हुआ है। यह अवसादी कंडी का संक्रमण निम्न में से किस प्रकार के संक्रमण का उदाहरण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड उसमें भी आया था। ठीक है, तो किसी भी पेशेंट को अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, तो कंडी का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्थानीयकृत संक्रमण बोल देंगे, यानी कि लोकलाइज इन्फेक्शन इसको हम बोल देंगे। ठीक है, कि यूटे इन्फेक्शन होता है वो लोकल इन्फेक्शंस होते हैं, है ना। कंडिका में अगर उसको इन्फेक्शन हो तो लोकल, बाहरी साइड जो इन्फेक्शन होते हैं वो सभी लोकल इन्फेक्शन होते हैं। अंदर की तरफ कोई बैक्टीरिया अगर जा रहा है तो वो हमारा लोकल इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बनता है हमारा कि श्वसन के दौरान वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करने और शरीर के ऊतकों और अंगों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, कि वायुमंडल से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे और उसके ऊतकों को वापस पहुंचाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहलाएंगे, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीजनेशन बोलेंगे। ठीक है, कि वायुमंडल से क्या हो रहा है, हमको ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है और वही ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, शरीर के ऊतकों के मध्य में जा रही है और उस ऑक्सीजन की प्रक्रिया को पूरा करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजनेशंस कह सकते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण कह सकते हैं। वेंटिलेशन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक हवा, वेंटिलेशन का यूज़ वहाँ किया जाता है कि मतलब कोई रूम वगैरह है उसमें हवा पास आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर नहीं कोई रिस्पायरेशन भी नहीं बोल सकते उसको हम। ठीक है, रिस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना, और यहाँ पर अगर श्वसन या फिर वायुमंडल की अगर बात हो रही तो यहाँ पर ऑक्सीजनेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सामान्य ईसीजी रिपोर्ट वाले व्यक्ति में साइनस का अनुक्रम में शुरू होती हैं। कोई भी सामान्य ईसीजी वाला पेशेंट है तो उसका जो साइनस अनुक्रम वो कहाँ से शुरू होगा, तो हम जानते हैं कि ऐसे नोड से उसका क्या होता है, अनुक्रम शुरू होता है। ऐसे नोड्स होते हैं, एवी नोड्स होते हैं, ठीक है, या फिर फाइबर्स वगैरह होते हैं, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो ऐसे नोड से शुरू हो रहा है, एवी नोड से शुरू हो रहा है, हम यहाँ पर देखेंगे किसी भी सामान्य ईसीजी वाले व्यक्ति का जो साइनस का अनुक्रम होता है वो ऐसे नोड से शुरू होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन रहा है, हृदय को ढकने वाली रेशेदार थैली को कहा जाता है कि जो हार्ट को ढकती है उस थैली को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम सभी बात जानते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, देन इनर कार्डियम, जो ऊपर की साइड से जो लेयर को ढक रही है उसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे, अंदर से जो ढक रही है उसको मायोकार्डियम बोलेंगे, और उसके आउटर में जो लेयर होती है उसको इनर कार्डियम हम लोग बोलते हैं। तो जो बाहर की तरफ से जैसे हृदय को अगर कोई पेशी ढक रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, रक्त में रक्त से बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थों को हटाने वाली फागोसाइट्स गतिविधियां करने वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, कि जो रक्त के अंदर क्या हो रहा है कि विषैले पदार्थ अगर हो रहे हैं वहाँ पर फागोसाइट्स करने वाली विधिया को क्या कहलाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी फुस्पार कोशिकाएं हो जाएगी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉपर सेल्स बोलेंगे, तो उसको फुस्पार कोशिकाएं बोलते हैं, जो क्या करती है रक्त से बैक्टीरिया को विषाक्त पदार्थों को हटाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, अग्नाशय का हार्मोन सूचित भाग है ना। अग्नाशय का जो हार्मोन सूचित भाग कौन सा वाला है हमारा यहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं लेगरहेंस के आइसलैंड। ठीक है, लेगरहेंस आइसलैंड क्या होता है, अग्नाशय का हमारा एक सूचित भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है कि परिधि तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका तंतुओं को माइलेनेट करने वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, परिधि तंत्रिका तंत्र में क्या कर रही है कि जो तंत्रिका तंत्रों को माइलेनेट करने वाली कोशिका का नाम क्या है, तो उसको हम बोलेंगे स्वान ध्यान कोशिकाएं बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम उसको, स्वान कोशिकाएं बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, हमारे तंत्रिका तंत्र के माइलेट जो होता है उस कोशिका को तंतुमय करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो देखते हैं हम लोग, कि इसके अंदर आ रहा है कि 1 वर्ष के लड़के
10 वर्ष के एक लड़के को चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। 3 वर्ष का जो मतलब 10 ईयर्स का एक बेबी है, लड़का है, उसको क्या हो रहा है कि चिकन पॉक्स हो गया है। संक्रमण से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा कहलाती हैं। उस संक्रमण से क्या हो रही है कि जो उत्पन्न होने वाली जो इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटीज हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कि अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है तो वो जो इम्यूनिटी अगर उसकी एक्टिव रहेगी तो उसको क्या हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। दो तरह की इम्यूनिटी होती है हमारी, एक इन्नेट होती है और एक एक्टिव एक्वायर्ड होती है। इन्नेट के अंदर ही एक्टिव एक्वायर्ड आती है, पैसिव एक्वायर्ड आती है, ठीक है। और इन्नेट के अलावा जो हमारी होती है दूसरी इम्यूनिटी होती है जो बाहरी तरीके से हम लोगों को मिलती है, उसमें भी एक एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। एक 10 वर्षीय लड़के को गंभीर लंबे समय तक अस्थमा के दौर के इतिहास के साथ आपात स्थिति में लाया गया, जो सामान्य उपचार के लिए अपूर्ति क्रियाशील हैं, बच्चे के लिए निदान है, ठीक है। एक 10 वर्ष का जो बच्चा है जो गंभीर समय से अस्थमा के दौर के इतिहास के साथ में क्या हो रहा है कि उसको स्थिति में लाया गया है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे का जो उपचार किया जा रहा है वो कौन सी वाली क्रिया कहलाएगी और उस बच्चे का निदान डायग्नोस क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जटिल निमोनिया बोल सकते हैं। यानी कि एक 10 वर्षीय जो बच्चा है जो गंभीर समय से क्या अस्थमा के दौर से इतिहास से गुजर रहा है। 10 हम जानते हैं कि अगर ज़्यादा लंबी खांसी हो जाती है तो हमको ट्यूबरकुलोसिस कोस कर सकता है, और उससे भी ज़्यादा लंबी खांसी अगर होगी तो वो निमोनिया कोस कर सकता है। और हम सभी जानते हैं कि जो स्टेटस स्टमेट्रिकल्स जिसको जटिल निमोनिया बोला जाता है वो क्या होता है, काफ़ी एक खतरनाक डिसीज भी बच्चों को हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक सचेत श्वास रोधन वाले बच्चे में पसली पिंजर को के ठीक नीचे एक बिंदु पर मुट्ठी वाले हाथ से ऊपरी पेट पर ऊपर की ओर जोर यानी कि थ्रस्ट दिया जाता है। इस क्रिया को कहलाता है कि मतलब एक बच्चा है, श्वास रोध वाले बच्चे की जो पसले के पिंजर के ठीक नीचे बिंदु पर एक मुट्ठी से हाथ से क्या करेंगे, ऊपर की ओर उसके पेट को उठाएंगे, तो जो थ्रस्ट जो जोर दिया जाता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हेल्मिलीव कोशल्स, इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हिमिलिच मैनेवर्स को हम बोल सकते हैं, ठीक है। जब क्या होता है कि जब बच्चे को जो पेशी होती है उसको हम ऊपर की साइड से ऊपर करते हैं, उसको हम हेमिलिचिस मैनेवर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, एक शिशु रेंगने से पहले घसीटता है, ठीक है। सुनना, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर। एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि बड़ा होने से पहले या फिर चलने से पहले क्या कर रहा है, घसीटेगा, ठीक है। यानी कि जब बच्चे खड़े होकर चलने लगते हैं तो घसीट घसीट के चलते हैं। फिर आता है, खड़े होने से पहले रेंगता है, वृद्धि और विकास की इस प्रवृत्ति को कहा जाता है, ठीक है। वृद्धि और विकास की इस प्रवृत्ति को हम क्या बोलेंगे, दिशात्मक प्रवृत्ति इसको हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा मतलब रेंग के खड़ा हो रहा है, जो वृद्धि का डेवलपमेंट हो रहा है, इसको दिशात्मक प्रवृत्ति कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए पूरी आबादी को कोरोना वायरस संक्रमण का टीका लगाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझेंगे कि जो ऐसी कौन सी आबादी होती हैं जिसकी इम्यून सिस्टम को हमको सक्रिय करना है ना, और पूरी आबादी को संक्रमण वायरस का टीका लगाया जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए पूरी आबादी कोरोना संक्रमण का टीका लगाया जाना सुनिश्चित करना होता है। तो वो कौन सी हो जाती है, हमारी हार्ड रोग क्षमता वाली जो, या फिर हार्ड इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, इस एरिया अगर होते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को इन सभी चीज़ों का टीका लगाना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया था कि डिप्थीरिया एवं टैक्सोसाइड टीका है जो जीव द्वारा तैयार किए गए टॉक्सिन और डिटॉक्सिन करके तैयारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा टॉक्साइड तैयार की विशेषता है, ठीक है। ऐसा कौन सा डिप्थीरिया का जो टॉक्साइड टीका है जो क्या कर रहा है कि टॉक्सिन से डिप्थीरिया करके तैयार किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्रभावकारी और सुरक्षित प्रतिरक्षा एजेंट, उसको हम लोग बोल सकते हैं। अत्यधिक प्रभावकारी और सुरक्षित प्रतिरक्षा एजेंट हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन रहा है कि डिप्थीरिया एक टॉक्साइड टीका है, ठीक है। डिप्थीरिया कौन सा टीका है, टॉक्साइड टीका है जो जीव द्वारा तैयार किया गया टॉक्सिन को डिटॉक्साइड्स करने की तैयारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा टॉक्साइड तैयारी की विशेषताएं हैं, ठीक है। मतलब एक सर डिप्थीरिया का टीके के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो क्या कर रहा है कि एक जीव द्वारा क्या करते हैं, तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तैयार करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा टॉक्साइड तैयारी की विशेषता, यहाँ पर 4 हमको पॉइंट्स दे रखे हैं, हम पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे, हम सीधा आंसर की ओर यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, अत्यधिक प्रभावकारी और सुरक्षित परिणाम परीक्षण एजेंट को हम क्या करते हैं यहाँ पर ट्राई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, एनसीसीएस की मुख्य जटिलता है,
एंटीसेड्स क्या होता है, एंटीसेड्स क्या होता है, यानी कि जो एंटीसेड्स क्या है उसकी मुख्य जटिलता क्या होती है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कि एनाफिलैक्टिव रिएक्शंस जो होता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस होती है वही क्या होती है हमारी एनेस्थेटिक की विशेषताएं वगैरह हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन रहा है कि किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों के लिए प्रशिक्षित आयरन की खुराक है। मतलब कि किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो किशोरियों की जो प्रशिक्षित आयरन की जो खुराक होती है वो क्या होती है, तो वो होती है 100 मिलीग्राम हमारी खुराक होती है ना। मतलब किशोरियों की जो कोई भी मतलब प्रेगनेंसी कंसीव वगैरह कर ली है, चाहे जो भी है अडल्टनेस वगैरह हो सकती है, प्रजनन के लिए वो तैयार हो रही है, तो उसकी जो आयरन की जो क्षमता होती है कितनी हो सकती है, खुराक क्या हो सकती है 100 mg तक हम उसको आयरन, फोलिक एसिड या फिर कुछ चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डोज नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाए किशोर के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम का दीर्घकालीन लक्ष्य है। कोई भी किशोर व्यक्ति है उसके क्या हो, जो कोई भी किशोर है ना, मतलब कि जो एडल्ट लोग वगैरह जो भी होते हैं उनको जो वीकली तरीके से कितना आयरन हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आएगा कि एनीमिया के अंतर पीढ़ी चक्र को तोड़ना। ठीक है, उसको हम कितना आयरन देंगे जब तक दीर्घ लक्ष्य तभी तक डिसाइड करेंगे जब क्या हो सकता है कि एनीमिया के चक्र को वो तोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा निम्नलिखित में से कौन समुदाय में गर्भ निरोधक अभ्यास की व्यापकता का सूचक है। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन समुदाय में गर्भ निरोधक अभ्यास की व्यापकता का सूचक है, तो वो हमारा हो जाएगा युगल सुरक्षा दर, जिसको हम क्या बोलते हैं कपल प्रोटेक्शन रेट जो होती है वो क्या हो जाएगी कि जो गर्भ निरोधक या फिर जो अभ्यास का व्यापकता का सूचक हो सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रेक्शंस लेते हैं वो चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहेगा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तीसरी पीढ़ी का अंतर्गर्भाशयी उपकरण है। मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला तीसरी पीढ़ी का अंतर्गर्भाशयी उपकरण क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो अंतर्गर्भाशयी हमारा क्या हो सकता है उपकरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से सभी केवल प्रोजेस्टेरोन इंजेक्टेबल हैं सिवाय, मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि सभी क्या हो रहा है कि प्रोजेस्टेरोन इंजेक्टेबल होते हैं सिवाय किसके इंजेक्टेबल नहीं होते हैं, तो एथिनिल एंट्राइडियोल के अलावा कोई भी चीज़ें प्रोजेक्शंस वो नहीं हो सकती, इंजेक्टेबल नहीं हो सकती, मतलब इंजेक्टेबल नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है 21 वाला कि श्रीमती एक्स मौखिक गर्भनिरोधक गोली की एक खुराक लेने से चूक गई। एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में श्रीमती एक्स के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होगी। ठीक है, मतलब कोई महिला है वो क्या हो रही है कि उसको मतलब कवर्ड वर्ड में बोला गया, एक से बोला गया यहाँ पर कि वो अपने जो गर्भनिरोधक गोले की खुराक लेना भूल गई हैं, तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती जी को क्या करेगा कि सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होगी, तो उसको बोलेंगे कि आज अगर आप गोली लेना भूल गए हैं तो अगले दिन आप क्या कर सकते हैं 2 गोलियाँ और ले जाए और कोर्स को अपना जारी रखें। ठीक है, तो वो अगले दिन क्या कर लेगी 2 गोलियाँ ले लेगी और अपने जो कोर्स को क्या कर सकती हैं जारी रख सकती है। ठीक है, कोई उसके परिणाम ऐसे नहीं आएंगे। इस क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ रहा है एक महिला एक परिवार नियोजन क्लिनिक में आ जाती हैं और अपने गर्भधारण करने के लिए सर्वोत्तम समय के बारे में पूछती हैं। नर्स का कहना है कि गर्भधारण की सबसे अच्छी संभावना तब होती है जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अधिक होता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अधिक रहेगा तो गर्भ निरोधक की जो क्षमता रहेगी वो टाइम अच्छा रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ रहा है नर्स लिंडा एक 16 वर्षीय किशोर महिला का आकलन कर रही हैं जो वजन घटाने, एनीमिया और अवसाद की रिपोर्ट करती हैं। ग्राहक द्वारा रिपोर्ट की गई निम्नलिखित में से कौन सी अतिरिक्त जानकारी बताती हैं जिससे खाने का विकार है। ठीक है, यहाँ पर लग रहा है कि नर्स उसको वजन घटाना है उसका, ठीक है, और एनीमिया अवसाद की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है, तो ग्राहक द्वारा ऐसे कौन से विकार बताने पड़ेंगे कि जो खाने के विकार उसे खाने का विकार वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेसिव एंड रिटलाइज एक्सरसाइज। ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा अत्यधिक और अनुकाष्ठिक व्यायाम, अगर मतलब उसका वेट बढ़ रहा है, वेट गेन करना है, एनीमिया भी क्या हो रहा है कि एनीमिया के अवसाद उसको बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर उसको हो रही हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं उसको अत्यधिक और अनुष्ठादिक व्यायाम के लिए हम लोग उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है WHO के अनुसार नवजात पुनर्जीवन कक्ष का आदर्श तापमान है। मतलब WHO के अकॉर्डिंग जो नवजात का जो तापमान होता है वो क्या होता है, तो उसको हो जाएगा हमारा 2 से 28 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐठन के इतिहास वाले बच्चे में कौन सा टीका प्रतिदृष्टि है। मतलब ऐठन किसी बच्चे को हो रही है तो उसमें कौन सा वाला टीका प्रतिदृष्टि कर सकता है। तो यहाँ पर हम डीपीटी का जो टीका होता है उसको प्रतिदृष्टि कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि खालिस्तान कार्यक्रम 4D के बच्चों के लिए सामुदायिक स्क्रीनिंग से संबंधित है। मतलब ऐसा प्रोग्राम करना है कि जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि 4D बच्चों के सामुदायिक स्क्रीनिंग से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो प्रोग्राम होता है वो क्या हो जाएगा, कार्यक्रम के 4D के लिए बच्चों के लिए सामुदायिक स्क्रीनिंग से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ग्रह आधारित नवजात देखभाल दिन बटा वर्ष तक के बच्चों की देखभाल शामिल है। मतलब जो ग्रह आधारित नवजात देखभाल जो होती है वो कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए आधारित है, वो तो हो जाएगी हमारी 42 से 42। मतलब यानी कि ओपिनियन में वही बोलेंगे हम लोग ऑप्शन में कि 42 दिन का मतलब जो है तक हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रह आधारित देखभाल उसकी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, यह खालिस्तान प्रणाली वैक्सीनेशन भंडार के समस्त सभी स्तरों पर संपूर्ण वैक्सीन स्टॉक प्रबंधन, उनके रसद और तापमान ट्रेंडिंग को डिजिटलाइजेशन करती हैं। ठीक है, कि ऐसी कौन सी प्रणाली होती है जो क्या कर रही है कि वैक्सीन के भंडारण और उनके रजिस्ट्रेशन को डिजिटलाइजेशन करती हैं। तो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो होता है वो क्या करेगा हमारे के सारे जो संपूर्ण स्टॉक है उसके तापमान की मॉनिटराइजिंग यहाँ पर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन रहा है, प्रोटीन श्रोणी का वह प्रकार जिसमें एक लंबा अंडाकार निकास होता है जिसे अग्रुपृष्ठक व्यास अनुप्रस्थ व्यास से अधिक लंबा होता है कहलाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपॉड श्रोणी उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा उस समय, एंथ्रोपॉड श्रोणी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रसव के बाद गर्भकाल को दबाकर काट दिया जाता है। प्रसव के बाद गर्भनाल को दबाकर काट दिया जाता है। जांच करने पर गर्भनाल में खालिस्तान वेसल की संख्या मौजूद होनी चाहिए। अगर जब जन्म हो गया बच्चों का तो उसकी जो गर्भनाल होती है उसको हम काट देते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी वेसल्स उपस्थित हो सकती हैं। तो 2 धमनियाँ हो सकती है हमारी और एक शिरा उसके अंदर अवेलेबल हो सकती है। हम जानते हैं कि जब फीटल सर्कुलेशंस का कोई भी चीज़ें चलती हैं तो कोई भी धमनियाँ वगैरह अगर हैं तो एक धमनी उसके हार्ट से जुड़ी रहेगी सीधा, एक लीवर से जुड़ी रहेगी मदर की, और एक जो वेन रहेगी वो सीधा लीवर से होते हुए हार्ट में ब्लड पहुँचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दर्द रहित गैर आवर्ती गर्भाशय संकुचन जो लगभग 12 सप्ताह के गर्भ से आसानी से आते हैं कहलाते हैं। ठीक है, दर्द रहित जो संकुचन वगैरह होते हैं 12वें सप्ताह में गर्भ से आसानी से आते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो हो जाएगा हमारा बुस्टन हिक्स संकुचन उसको हम बोलते हैं, जो क्या हो रहे हैं हमारे कि गैर आवर्ती संकुचन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एस्ट्रोजन के उच्च स्तर के कारण योनि स्राव की मात्रा में वृद्धि से गाढ़ा सफ़ेद स्राव होता है, इसे भी कहा जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का अगर स्तर बढ़ जाएगा तो जो योनि स्राव की जो मात्रा रहेगी, ठीक है, उसकी वृद्धि गाढ़े स्राव की हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी और सफ़ेद उसका स्राव होना लग जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, पदर बोलेंगे, यानी कि लुकेरिया उसको हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है गाढ़े स्राव की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था हमारे एग्जाम में, स्पष्ट लक्षणों की अनुपस्थिति में लगातार 2 मृत नमूनों के प्रति मिलीमीटर 1 लाख से अधिक जीवों की उपस्थिति को कहा जाता है। ठीक है, मतलब स्पष्ट लक्षणों की अनुपस्थिति में लगातार 2 मृत नमूनों की प्रति मिलीमीटर 1 लाख से अधिक जीवों की उपस्थिति को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा हमारा असिम्प्टोमेट्रिक बैक्टीरियम जो होता है वो क्या होता है, 1 लाख से अधिक जीवों की उपस्थिति को कहा जा सकता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ रहा है कि क्वेश्चन हमारा है, गर्भावस्था के दौरान कब्ज निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकता है। क्या गर्भावस्था है और उसके अंदर कब्ज वगैरह हो रही तो किन कारणों से हो सकता है यहाँ पर, तो उसमें अगर फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स अगर कम मात्रा में है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसको गर्भावस्था के दौरान कब्ज वगैरह हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 35 अगर पूछा जा रहा है, गर्भावस्था के दौरान स्रावित निम्न में से कौन सा हार्मोन वाहिका विस्फर का कारण बनता है और रक्तचाप को कम करता है। ठीक है, ऐसा कौन सा कारण होता है कि जो क्या कर रहा है वाहिका विस्तार को कम कर रहा है और रक्तचाप का कारण बन रहा है, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है यहाँ पर कि गर्भकालीन मधुमेह से पीड़ित एक पूर्ण अवधि की मां ने 4 किलो वजन के बच्चे को जन्म दिया है। जटिलताओं को रोकने के लिए नियमित रूप से क्या जांच करनी चाहिए, यानी कि जो गर्भकालीन रूप से जो मधुमेह से क्या एक माँ ने क्या किया, एक 4 किलो के बच्चे को जन्म दे दिया है, तो इस जटिलता को रोकने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड ग्लूकोज की जाँच की जानी चाहिए, जिसकी वजह से गर्भकालीन जटिलताएं रुक सकती है उस पेशेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, एक तिमाही में एक गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन वैल्यू कम होकर निम्नतः
लोएस्ट हो जाता है, मतलब कोई एक तिमाही वाली गर्भवती महिला का जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना कम तक हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेकेंड या फिर दूसरा हफ्ता जो होता है उसमें उसका जो ब्लड का वैल्यू रहेगा वो निम्न स्तर से लोएस्ट की ओर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा गया था यहाँ पर कि जब सिस्टोलिक रक्तचाप 130 से 139 मिलीमीटर एफजी के बीच में होता है तो रक्तचाप को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? जब सिस्टोलिक रक्तचाप 130 से 139 मिलीमीटर एचजी के बीच होता है तो रक्तचाप को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट में इसको वर्गीकृत हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, 40 वर्ष के एक रोगी को अस्थमा है। अस्थमा के निदान और निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सहायता के रूप में किया जा सकता है? ठीक है, 40 वर्ष का एक व्यक्ति है जिसको अस्थमा हो रहा है, अस्थमा के निदान के लिए, निगरानी के लिए हम निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, तो वो होता है हमारा पिक फ्लोमीटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? उसके अस्थमा का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं। पिक फ्लोमीटर जो होता है उसकी वजह से जहाँ पर ग्राफ वगैरह बनता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम अस्थमा का निर्धारण उसका हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 48 वर्षीय व्यक्ति को सीओपीडी होने का संदेह है। निदान की पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण करने की आवश्यकता है? यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज किसी पेशेंट को है तो उसके निदान, अगर उसको पता लगाना है कि वाकई में उसको सीओपीडी है तो कौन सी पुष्टि करने की आवश्यकता हो जाएगी हमारी? तो वो हो जाएगी हमारी स्पायरोमेट्री, उसको करवा हम सकते हैं। ठीक है, अगर स्पायरोमेट्री अगर हम उसको करवा रहे हैं, पूरी तरीके से बॉल वगैरह नहीं फुला पा रहा है, यानी कि बॉल वगैरह ऊपर नहीं उठ पा रही है, तो उसको ये सारी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, एक 55 वर्षीय महिला को होश और बेहोशी में अचानक चले जाने के इतिहास के साथ आपात स्थिति में लाया जाता है। इस स्थिति के रूप में इसको किस स्थिति के रूप में जाना जाता है? तो ये क्या हो जाएगी हमारी? सिनकोपी वाली स्थिति होती है, उसके अंदर इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोग्लासीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला नियम है। यानी कि कोई पेशेंट को क्या हो गया है? हाइपोग्लासीमिया हो गया है, तो उसके इलाज के में इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा नियम होता है हमारा? तो रूल नंबर 15 होता है, जिसके कर सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो रहा है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में मुख्यतः हर्पिस जोस्टर संक्रमण की घटनाएं बढ़ जाती हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में हर्पिस जोस्टर की संभावनाएं बढ़ सकती हैं? इसके इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो जो 50 वर्ष के जो ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें हर्पिस जोस्टर के संक्रमण की जो घटनाएं हैं वो बढ़ सकती है, फिर बढ़ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, खसरे से ग्रसित 3 वर्ष के बच्चे को बुकलक म्यूकोसा में टेबल साल्ट क्रिस्टल जैसे चमकते होते हैं, इसे कहा जाता है। यानी कि क्या हो रहा है कि जो खसरे से ग्रसित 3 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए बुकलक म्यूकोसा होती है, उसमें टेबल साल्ट क्रिस्टल जैसे चकते हो जाते हैं, और जिससे हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कॉप्लिक स्पॉट्स हम लोग बोल सकते हैं। कोई भी चकते वगैरह होते हैं उसको हम स्पॉट्स बोलते हैं, स्पॉट्स वगैरह बोलते हैं, उसको हम कॉप्लिक स्पॉट्स वगैरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 46 वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से सभी H1N1 के लिए पुष्टिकरण परीक्षण हैं सिवाय, मतलब H1N के अलावा कोई पुष्टिकरण परीक्षण है तो उसके अलावा क्या है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि CRP जो परीक्षण है हमारा वो क्या हो जाएगा कि H1N1 की पुष्टिकरण के लिए परीक्षण हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, एक 40 वर्ष के एक रोगी को H1N1 संक्रमण से गंभीर बीमारी, H1N1 की जो संक्रमण गंभीर बीमारी है उसको, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा देनी चाहिए? H1N1 हम सभी जानते हैं कि ये हमारे क्या है? स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन वगैरह होता है हमारा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग ओसेल्टामिविर की जो मेडिसिन आती हैं वो लोग हम लोग देते हैं पेशेंट को। ठीक है, ओसेल्टामिविर की मेडिसिन वगैरह बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, डिप्थीरिया किसके कारण होता है? डिप्थीरिया किसके कारण होता है? तो यहाँ पर बेसिली के कारण क्या होता है? हमारा डिप्थीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, IMNCI के अनुसार 2 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चे में अगर बच्चा पीने में असमर्थ है, बच्चा पानी पीने में क्या हो रहा है? असमर्थ है, तो उसको ऐंठन या गंभीर कुपोषण है तो बच्चे को किस रूप में वर्गीकृत हम लोग कर सकते हैं? तो अगर ऐसे बच्चों को हम लोग गंभीर या फिर वेरी सीवियर डिसीज के रूप में वर्गीकृत इसको हम लोग कर सकते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा, गर्भावस्था के दौरान निप्पल के आसपास पाए जाने वाले हाइपरटॉक्सिसिबेशंस ग्लैंड्स को खालिस्तान नाम दिया गया है। ऐसे कौन से सिबेशंस होते हैं जिनको हाइपरटॉक्सिसिबेशंस में ग्लैंड्स का नाम दिया गया है? तो वो हो जाएंगे हमारे मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स जो होते हैं, जिसके अंदर गर्भावस्था के दौरान निप्पल्स के आसपास हो जाने वाले हाइपर सिब्रेशंस त्वची ग्लैंड्स को नाम दिया गया है हमारा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए हम लोग 50 क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं सेट नंबर फर्स्ट के ही 51 से लगाकर 100 क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा।
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नई नई चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम्स के बारे में नोटिफिकेशंस वगैरह देता रहूँ। तब तक के लिए टेक केयर।